तो नमस्कार। सीजीपीएससी मेंस 2024 की परीक्षा चल रही है। 28 जून को तीसरा दिन यानी कि पेपर 5 और पेपर 6 का पेपर हुआ है। पेपर 5 जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है इकोनॉमी, दूसरा होता है इंडिया जियोग्राफी और तीसरा होता है सीजी जियोग्राफी। इसमें सीजी जियोग्राफी 75 नंबर के सवाल आते हैं। इकोनॉमी जो कि भारत होता है और सीजी दोनों का इकोनॉमी होता है, इसमें कुल मिलाकर 75 नंबर के प्रश्न आते हैं। इंडिया जियोग्राफी में 50 नंबर के प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से 200 नंबर का यह पेपर होता है। अमूमन 110 से लेकर के 130 के बीच में इसमें अगर नंबर मिलता है तो वो अच्छा नंबर माना जाता है। देखते हैं इस बार के प्रश्न में किस किस तरह के इस बार के प्रश्न पत्र में किस किस तरह के प्रश्न आए हैं, क्या उन्हें कैसे डील किया जा सकता है, डील भी किया जा सकता है नहीं, तैयारी कैसी रखनी चाहिए और आगे जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो किस तरह के प्रश्नों पे आपको विचार करना चाहिए या किन टॉपिक्स पे आपको विचार करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी किसी भी आप इकोनॉमिक की बुक को उठा करके लेंगे तो उसमें राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम नाम का चैप्टर 2 होता है। पहले चैप्टर में अलग अलग टाइप के इकोनॉमी को बताया जाता है, दूसरे चैप्टर में नेशनल इनकम से रिलेटेड प्रश्न होते हैं या फिर टॉपिक्स होते हैं। उस चैप्टर में उठाएंगे तो इन तीनों का सीधे सीधे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा आंसर लिखने के लिए यदि आपको अभी का जीडीपी पता है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी या भारत का जीडीपी आपको पता है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म पे या डेटा के फॉर्म पे लिख सकते हैं। यह प्रश्न शुरुआत में लोगों को थोड़ा कठिन लगेगा, पर अगर ध्यान देंगे तो कार्य शक्ति भागीदारी जिसको कार्यबल कहा जाता है और उसमें जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जो कार्यबल हैं भारत के 15 से 65 उम्र के, वो कार्य शक्ति भागीदारी वाले लोग हैं। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो श्रम शक्ति भागीदारी वाले हैं। तो इस दर को आपको बताना था, कौन लोग काम करते हैं और कौन लोग काम करने योग्य हैं, वो उसके बीच में आपको भिन्नता बतानी थी। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। ये प्रश्न थोड़ा सा सोचने वाला था, यट इतना कठिन प्रश्न नहीं था। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, किस बुनियाद के तहत हमारा इकोनॉमी डेवलप होता है, क्या क्या चीज़ें एक इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है, जैसे बिजनेस, निवेश, इस तरह की चीज़ें, यानी कि अलग अलग देशों के आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, क्या क्या उसके इन्वेस्टमेंट के तरीके, अगर कोई आईटी बेस्ड होगा तो वो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड आप यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। बेसिक इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि कितना अच्छा आप उद्योगों को या अन्य क्षेत्रों को जहाँ से इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सकता है उनको किस तरह का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक आधारभूत संरचना क्या है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि कैसे किस आधार पर एक समाज डेवलप होगा, उसका संपूर्ण खाका को हम सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। आसान था, आप इसको लिख सकते थे। भारत में बच्चों के बौनेपन और कम वजन होने का कारण क्या है, ठीक है, तो स्टंटिंग और वेस्टिंग ऑफ इंडियन चिल्ड्रन के बारे में पूछा है। इसमें आप NSSO के अकॉर्डिंग या NSSO को कोट करके पोषण की कमी अगर आप शो करते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। उतना कुछ ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। हाँ, हम इसको कह सकते हैं कि एक बार देखने से क्या लिखें करके फील होगा, है ना, तो मॉडरेट मान लेते हैं इसको। मानव विकास सूचकांक हलवा प्रश्न है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। वो 3 प्रतिमान हर कोई याद करता ही है। इसके बाद आप भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कितना है वो लिख सकते हैं और कौन जारी करता है वो लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क के भंडार किन जिलों में है, ध्यान रखिएगा, जिले पूछे हैं, सिर्फ लौह अयस्क भंडार शो नहीं करेंगे, जिलों को भी लिखना है और आपको पता है वो आंसर्स क्या क्या हैं। अगर आप थोड़ा भी मेंस की तैयारी करते हैं तो उतना कठिन प्रश्न नहीं है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रश्न के उत्तर नहीं बताऊंगा, या ये वीडियो उत्तर बताने के लिए नहीं है,
कठिन कितना था, आसान कितना था, किस प्रश्न को कैसे डील किया जा सकता था। ये आपको सामान्यतः किसी भी छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का बुक उठा करके देखेंगे उसमें मिल जाएगा। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 3 मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? आसान प्रश्न है, सीधे उठाएंगे, कृषि, सेवा और उद्योग, ये मिल जाएगा। उद्यम क्रांति योजना इस बार के बजट में और नई उद्यम नीति में, है ना? तो नए उद्यम नीति में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, औद्योगिक नीति में ये साफ-साफ दिया हुआ है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता था। फिलहाल 2 नंबर के प्रश्न, शुरुआत के कुछ प्रश्न यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है लोगों को परेशान करता, बट अगर आप अपने दिमाग को ठीक-ठाक कंट्रोल करके एग्ज़ाम में रखे हुए हैं, क्योंकि पेपर 5 पहला पेपर होता है, मॉर्निंग आप फ्रेश होते हैं, आराम से ठंडा दिमाग से इसको लिख सकते हैं। ये मैनेजेबल था, बहुत आराम से मैनेजेबल था। अगला प्रश्न भारत भूगोल का है, इजी प्रश्न है। प्रवाल द्वीप से बने भारतीय कौन-कौन से भारतीय द्वीप है जो प्रवाल से बने हैं? आसान है। वारला कृषि क्या है? लोगों को कठिन लगा होगा, झूम कृषि का एक प्रकार होता है। झूम कृषि आप सभी जानते हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा कठिन लग सकता था लोगों को। ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं कि इस समय पे लू लगती है, तो ये बहुत दिक्कत की बात है कि आप मेंस दे रहे हैं। किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, नमी कम होती है, लू चलती है ना? इस तरह की आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। उस समय पे कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं, ये अगर आप लिखेंगे तो वो विशेषताएं में आ जाएगा। बैडलैंड स्थलाकृति क्या है? लोगों को ये कठिन लगा होगा, तो ये 2 नंबर को हम कठिन मान लिया जाता है। वैसे इसका आंसर आपको महेश कुमार बर्णवाल में आराम से मिल जाएगा, एनसीईआरटी की किताब में भी दिया हुआ है। नर्मदा घाटी की विशेषताएं, रिफ्ट वैली की बात हो रहा है, भ्रंश घाटी को पूछ रहा है, 2 नंबर में आराम से लिखा जा सकता है। फुटलूज या स्वतंत्र उद्योग क्या है? इसका सीधा सीधा उत्तर आपको महेश कुमार बर्णवाल में मिल जाएगा, बट इनिशियली अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्रश्न आपको थोड़ा कठिन लगेगा। उत्तर आराम से आप गूगल करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, सामने इसका उत्तर होगा। ज़्यादा अभी आप इस पे परेशान मत होइए, क्योंकि इस तरह के कुछ प्रश्न 2 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं जो आपको एग्ज़ाम में नहीं बनते। ये हर साल का चीज़ होता है। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे के प्रश्न में आप उन नंबर को उठा सकते हैं। डीपाडी किन नदियों के संगम पर बना है? एक स्पेसिफिक किताब में सीधा-सीधा लिखा हुआ है ना? तो गलफुला, चनान, सिंदूर इन सब से मिल कर के बना हुआ है। वो जगह तीनों के नाम वहाँ पे आपको सीधे-सीधे किताब में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है काली मिट्टी के बारे में पूछा है, जिसको भर्री के नाम से पूछा है, कौन-कौन सी फसल उगाई जाती है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो ये दोनों आसान क्वेश्चन थे। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ पादप बोर्ड के कार्य, औषधि पादप बोर्ड के कार्य क्या-क्या हैं, तो किसी भी छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी की बुक अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको ये सामने 4 नंबर का दिख जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ 2025-26 के बजट में किन नदियों को जोड़ने के लिए सर्वे किया जा रहा है, तो वो आप आराम से लिख सकते हैं, इंद्रावती और महानदी को जोड़ने के लिए सर्वे किया जा रहा है। बजट में इसको साफ-साफ दिया हुआ है, और भी नदियों के वहाँ नाम दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको जियोग्राफी का पेपर अगर आप मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में बजट को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें इकोनॉमी एज वेल एज जियोग्राफी आपका कंप्लीट होता है। मतलब पेपर 5 की तैयारी अगर आप छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बजट के सारे प्रावधान, बजट की चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं, जैसे ये सामने आपको दिख रहा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जल परिवहन का उल्लेख करिए। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता है एकमात्र नदी के बारे में। मधेश्वर पहाड़, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सभी को पता है जसपुर का वो क्षेत्र जहाँ से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मयाली पर्यटन क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट था, मधेश्वर पहाड़ भी इम्पोर्टेंट था, बहुत आराम से लिखा जा सकता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये प्रश्न कठिन लगेगा, जो कि एक्चुअली में है। अब इसको मैनेज किया जा सकता था, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से मसाले उगाए जाते हैं, मे भी इसको लिख करके आप थोड़ा बहुत नंबर गेन कर सकते थे। लोग इस तरह के आंकड़े को अमूमन याद नहीं करते हैं। समलूर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व छिंदक नागवंशीय राजाओं से रिलेटेड था, और वहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, तो ये आसान क्वेश्चन था, ये बनाया जा सकता था।
भारत में रोजगार विहीन विकास के क्या कारण हैं? ये वही वाली बात है कि भारत जीडीपी के क्षेत्र में बढ़ रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम उसका अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पे रोजगार में कमी है। तो हम एक तरह से हमारा वृद्धि तो हो रहा है पर समृद्धि नहीं हो रहा है, उसी का यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं और 4 नंबर आपको मिल जाएगा। सापेक्ष गरीबी निरपेक्ष गरीबी को सीधा सीधा परिभाषित किया जा सकता है। निरपेक्ष गरीबी मतलब खाने पीने को भी कुछ नहीं है, और सापेक्ष गरीबी का मतलब है कि उसके पास फरारी है और मेरे पास अल्टो है, तो मैं गरीब हूँ। कोई अगर ऐसा सोचता है तो वो सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बाकी आपको निरपेक्ष गरीबी मैंने बता दिया है। इनको परिभाषित करेंगे। माप का तरीका, निरपेक्ष गरीबी को मापन किया जाता है आपका गरीबी रेखा के माध्यम से, और सापेक्ष गरीबी के लिए आय में असमानता के हिसाब से माना जाता है। अब ए के सेन महोदय के द्वारा क्या नापा जाता है कि किस तरह से मापन किया जाता है, ये थोड़ा सा कठिन सेक्शन है, बट यहाँ तक आसान सेक्शन था जिसको आप लिख सकते थे। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटाइजेशन अंक रूपण की क्या स्थिति है? काफ़ी कठिन प्रश्न है, जो भी वहाँ पे हैंडल किए होंगे उनके लिए कठिन रहा होगा। NSSO, ठीक है, को कोट करके इसको लिखना था। अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा पीसी महालानोबिस जी के बर्थडे पर, उसको याद करके आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आपको सीधा सीधा चैट जीपीटी दे देगा। कुछ आपको 4 नंबर 8 नंबर में इस तरह के प्रश्न इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं जहां आपको दिमाग लगाना होता है। अभी 8 नंबर का इकोनॉमी का प्रश्न आएगा जिसको आप देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए दिमाग को ब्लास्ट करने वाला होगा। उसके लिए आपको सोच डेवलप करना होगा। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के उद्देश्यों की विवेचना करिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उद्देश्य नहीं लिखना है, उद्देश्य की विवेचना करना है। क्या वो उद्देश्य सही है? सही है तो कितने सही है और कितना तक उसको सोचा जा रहा है। तो इस टर्म्स में आप जब भी कोई चीज़ को पढ़ते हैं, किसी भी अगर आप मिशन को अभी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उसके उद्देश्य को ना रटें, थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर ले। नाबार्ड के कार्य हलवा क्वेश्चन है। सभी को पता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई है और क्या क्या कार्य किया जाता है। जो लोग एकदम नए हैं, जो लोग बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं, बेसिक, वो इस तरह की चीज़ें इकोनॉमी में, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, एनबीएफसीज क्या क्या होती हैं, इन सब को आपको ध्यान रखना चाहिए। बेसिक बेसिक चीज़ें आप पढ़ करके रखें। फिलहाल मैं उनकी बात करूं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा बहुत इन चीज़ों को जानते हैं, तो उनके लिए ये सबको पता होगा कि बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, इस वर्ष पिछले वर्ष में काफ़ी ज़्यादा एक हाइप था कि राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आ चुका है ना, और उसके हिसाब से वन आवरण के वर्गीकरण की योजना को लिखिए। आपको अगर योजना नहीं पता है तो आप वन आवरण का वर्गीकरण भी लिख देंगे तो भी आपको कुछ नंबर यहाँ पे मिल सकता था। येट इट वॉज अ मॉडरेट क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन की ओर टिल था, स्टिल मैनेज किया जा सकता था। पश्चिमी भाग में फार्मास्यूटिकल उद्योगों की अवस्थित होने का कारणों को उल्लेख कीजिए। फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्यों है? वहाँ की सरकार सपोर्ट करती है, वहाँ रॉ मटेरियल है, वहाँ से पोर्ट के माध्यम से आप विदेशों में भेज सकते हैं। बहुत उसका प्राचीन इतिहास रहा है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज वहाँ पे डेवलप हो रही थी। इस तरह से इस उत्तर को मैनेज किया जा सकता था। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस के लिए अब आपको पीएससी के मेंस में तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। पश्चिमी विक्षोभ, अगर आप भारत की जलवायु पढ़ते हैं तो इसको हमेशा पढ़ेंगे। इसके क्षेत्र उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्र हैं जिसको आप शो कर लेंगे। प्रभाव आप सभी को पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक आसान प्रश्न था। होल सोल मुझे पेपर 5 कुछ हद तक आसान नज़र आ रहा है इस एंगल से। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग पर किस समय अवधि में तापमान न्यूनतम और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता रहती है, वह क्यों? ठीक है, तो सापेक्षिक आर्द्रता ये प्रश्न इनिशियली आपके लिए कठिन लगेगा, बट कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन सीधा आप कठिन मान लीजिए, थोड़ा सा आपको इसको डील करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर, ऐसे प्रश्न कुछ कुछ स्थान पर कठिन आ ही जाते हैं, ये आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कृषक जीवन ज्योति योजना क्या है? ये आप सभी को
आराम से किसी भी किताब में छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी की किताब में मिल जाएगा, हर कोई इसको लिखा हुआ है। बेरिल खनिज, अलेक्जेंड्राइट खनिज की विशेषताएं और प्राप्ति स्थल बताइए। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, है ना। गरीबों का भी शापित रत्न कहा जाता है अलेक्जेंड्राइट को। बेरिल के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। मान लीजिए आप नहीं रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, एटलीस्ट छत्तीसगढ़ का मैप बना करके ये कहाँ कहाँ पे स्थित है इसको आप लिख सकते हैं, आपको कुछ नंबर यहाँ से मिल जाएगा। सिद्ध बाबा जलाशय, करंट अफेयर का न्यूज़, आसान प्रश्न जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए था। उत्तर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। अरपा भैंसाजार परियोजना, बहुत आसान प्रश्न, 2-3 सालों से इकोनॉमिक सर्वे में रेगुलर इसको छापा जा रहा है। तो अगर आप इस चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे को देख करके नहीं चल रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। अभी जुलाई का महीना स्टार्ट होगा, तब से लेकर के एटलीस्ट सितंबर महीने तक एक बार मेंस को कंप्लीट करिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ भी जो इतने स्टूडेंट्स हैं मेंटोर ज्ञान में, कोशिश की जा रही है कि बहुत ही जल्दी उनका मेंस कंप्लीट कराया जाए। इस समय पे अगर कोई भी सीजीपीएससी शुरू करना चाहता है तो पहले एटलीस्ट उनमें समझ डेवलप होने के लिए या मेंस को जानने के लिए मेंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। दिन के 1 प्रश्न 2 प्रश्न के आधार पर ही करें, पर करें। यही सारी कोशिश मेंटोर ज्ञान अपने स्टूडेंट्स के लिए करता है। यहाँ के जो मेंटोर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मेंस ओरिएंटेड या फिर सीजीपीएससी क्लियर करने के ओरिएंटेड ही तैयारी करें। अगला जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इकोनॉमी में आपको 8 नंबर के प्रश्नों में दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, आपका दिमाग ब्लास्ट होगा। ठीक है, पिछले साल एक प्रश्न आया था कि विकासशील देशों में निरपेक्ष गरीबी के समाधान के लिए यदि कोई प्रयास किए जाते हैं, निरपेक्ष गरीबी के समाधान के लिए यदि कोई प्रयास किए जाते हैं, तब क्या आर्थिक असमानता बढ़ रही है तो उसको बढ़ने दिया जाए, या फिर आर्थिक असमानता के बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह का एक टॉपिक को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। उसी से ही रिलेटेड यहाँ पर आपको और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था की ही बात हो रही है ना। बाजार की शक्तियाँ पहले आर्थिक असमानताओं को बढ़ाती हैं, ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे भी आर्थिक असमानता बढ़ रही है और बाद में ये ठीक हो जाता है, यही है। और सेम चीज पिछले बार का प्रश्न था, बस इस बार आपको साइमन कुजनेट्स के अकॉर्डिंग ये जो कथन है इसको भारत के संदर्भ में बताना था, ज़्यादा कठिन नहीं था। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में हर बार इस प्रश्न को डिस्कस किया जाता है, इस तरह का इकोनॉमी का प्रश्न के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो ये जो मेंटोर ज्ञान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत आसान रहा होगा। नेक्स्ट है, भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि मुद्रास्फीति क्या है, फिर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति क्या है, कैसे जो खाद है यानी उसका इन्फ्लेशन कैसे होता है, यानी हाई फूड इन्फ्लेशन का होता क्या है, फिर उसके रीज़न क्या है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन सी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू काम करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को अगर आप जानते हैं तो उसके थ्रू इस आंसर के सेकंड पार्ट को लिखा जा सकता था। पहला वाला पार्ट आपको सीधे उत्तर लिखने में कुछ दिक्कत करता, स्टिल 8 नंबर में से 4 से 5 नंबर का एग्जाम हॉल में सोचा जा सकता था, मिलता आपको उससे कम, ऐसा कुछ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, आसानी से बदलने वाला सवाल है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी प्रगति की विवेचना करें। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके प्रोग्रेस का एनालाइज आराम से कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में इतना काम हुआ है और इन क्षेत्रों में और काम करने की ज़रूरत है, इस प्रकार से आप इस उत्तर को लिख सकते थे। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वनों के वितरण का विश्लेषण करिए। ये आपको बेसिक प्रश्न है जो भारत की आप वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पे सदाबहार वन को पढ़ते हैं, आप वहाँ पे पर्वतीय वन को पढ़ते हैं, आप वहाँ पे मैंग्रोव वन को पढ़ते हैं, और साथ ही आप उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन और आर्द्र पतझड़ वाले वन को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो साल सागौन जो होते हैं वो।
इन इन वनों के अंतर्गत आते हैं, जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे उत्तर में। ये कठिन प्रश्न था। क्रोमाइट के भंडार और उत्पादन का सार दीजिए, पर इसको टेकल किया जा सकता था कि जो छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन तीनों का नाम लिख करके मैनेज किया जा सकता था इस प्रश्न को। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे ये क्रोमाइट उड़ीसा राज्य में अधिकांशतः पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैकल श्रेणी से प्रवाहित नदियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आपको नर्मदा अपवाह तंत्र, बंजर तड़ा नदी के बारे में लिखना था, हाफ नदी इत्यादि के बारे में। छत्तीसगढ़ का फसल प्रतिरूप परिवर्तन 2015 से 2024 को कारण सहित समझाइए। देख करके प्रश्न कठिन लग रहा है, पर छत्तीसगढ़ में उस समय से अभी तक कैसे कैसे कौन कौन से फसल में परिवर्तन किया गया है वो आपको बताना है। ऑफ कोर्स धान बढ़ेगा, ऑफ कोर्स गन्ने की खेती ज़्यादा की जा रही है, ऑफ कोर्स जिस चीज़ में आपको एमएसपी मिल रहा है उसकी खेती की जा रही है, उसी को आपको समझाना था कि ऐसे क्या क्या रीजंस हैं। फिर फसल चक्र चालू हो गया, फिर किसान लोग जो थे वो पहले सिर्फ खरीफ बोते थे, अब रबी भी बोना स्टार्ट कर दिए हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को डील कर सकते थे, उतना कठिन प्रश्न नहीं था। स्टिल इसको मॉडरेट मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन सुविधा पर प्रकाश डालिए। आपके आसपास के सारे एयरपोर्ट्स के नाम लिख करके आप इसको कंप्लीट कर सकते थे। ईबंदो, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, यहाँ जो फ्लाइट सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इनके बारे में आप लिख सकते थे। नेक्स्ट, भारत में लोहा। अब ये ध्यान रखिएगा, ये हर साल का पैटर्न ही होता है कि या तो सीमेंट उद्योग को पूछेगा, या लोहा उद्योग को पूछेगा, गन्ना उद्योग को पूछेगा, या फिर विद्युत उत्पादन उद्योग को पूछेगा, और उसमें से कोई एक नाम लेगा या फिर छत्तीसगढ़ से रिलेट करके प्रश्न देगा। ये बेसिक इनका तरीका होता है। तो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में जिन जिन इंडस्ट्रीज की भरमार है, जैसे एल्यूमिनियम का बाल्को हो गया, जैसे स्टील के लिए भिलाई स्टील प्लांट हो गया, जैसे सीमेंट के लिए छत्तीसगढ़ का मध्य वाला क्षेत्र। इस तरह के जो उद्योग हैं उनको मिला करके इंडिया के उद्योग से मैच करके प्रश्न दिया जाता है। आप छत्तीसगढ़ के सारे उद्योगों से आप इस तरह के प्रश्न को बना करके तैयारी कर सकते हैं। दक्कन ट्रैप की विशाल प्राकृतिक संसाधन की क्षमता का वर्णन करिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या उसके नीचे कर्नाटक इत्यादि के क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो खनिज के तौर पर हो, चाहे वो इस तौर पर होंगे कि जैव विविधता के तौर पर हो, आप इसको डील कर सकते थे इस प्रश्न को। अब आते हैं 15 नंबर के प्रश्नों पर। ध्यान दीजिएगा, भारत में अधिकांशतः संरचनात्मक बेरोजगारी की प्रकृति है। यहाँ पे आप डील करेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जब हम बेरोजगारी की गणना करते हैं तो जो नई पद्धति अपनाई गई है उसका परीक्षण करना है एनएसएसओ के द्वारा। कैसे ये जो आंकड़े जारी किए जाते हैं जनगणना के, इसमें एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE के नाम से। उसके आधार पर जो पद्धति अपनाई गई है उसको आप लिख सकते हैं और सुधार और सुझाव दे सकते हैं। भारत में जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वो काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और ये बेरोजगारी एक्चुअल में वो होती है कि जब आप स्किल डेवलप करते हैं और किसी दूसरे कंपनी में जाने की कोशिश करते हैं, तो बीच में जो स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य आप कर रहे होते हैं उस समय पे आपको बेरोजगार माना जाता है। जबकि विदेशों में इसको माना जाता है कि आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं और आपको मिल रहा है स्टाइपेंड, तो आप बेरोजगार नहीं है। इसी पद्धति का आपको परीक्षण करना था। पर आप ये आंसर अगर लिखते नीति आयोग क्या है और छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग की कार्य और विशेषताओं का वर्णन करिए, आपके लिए आसान पड़ता और आसानी से आप नंबर उठा सकते थे। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड CMDC से रिलेटेड आपको लिखना था कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। कोरंडम परियोजना चल रही है, टीन परियोजना चल रही है, और बेलाडीला के कुछ निक्षेप हैं जिसमें CMDC कार्य कर रहा है। इसको आप लिख देते तो ठीक ठाक नंबर मिल सकता था। बट बस्तर में कैलाश गुफा और आपका कुटुमसर गुफा, इस तरह की गुफाओं का अगर आप वर्णन करते तो हो सकता है आप 15 नंबर गेन कर सकते थे। मतलब 15 नंबर का लिख सकते थे, नंबर तो कम गेन होता। इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर को डील किया जा सकता था। प्रश्न को देख करके ये लग रहा है
कि आपको इकोनॉमी के सेक्शन में पहले तो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो। फैक्ट्स ऑल्सो, और उसमें जो अलग अलग तरह के पैराग्राफ्स या फिर कोई पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे भैंसाजार परियोजना, नदी लिंक परियोजना, उद्यम क्रांति योजना, इस तरह से आपको पढ़ना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स डाटा और फैक्ट्स तो पढ़ना ही है, ठीक है। इसके बाद इंडिया में अगर आप एक ही मात्र कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो महेश कुमार बर्णवाल की बुक अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट तैयारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी आपको इस पेपर में उबार के ले जाएगा, मतलब डूबने नहीं देगा। तो अगर आप पेपर 5 की तैयारी करना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी की अच्छी तैयारी कर लेते हैं, ये पेपर ठीक ठाक मैनेज किया जा सकता है। अगेन इसमें जैसा यहाँ का ट्रेंड रहा है 110 से 130 उसके आसपास ठीक ठाक नंबर लोग गेन करेंगे इस प्रश्न में। थैंक यू सो मच। फिर हम पेपर 6 और पेपर 7 के